अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह, पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा जिनसे मिलके कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको जरूर मिलेगी। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हैं, शी इज वेरी इंस्पिरेशनल और हमेशा बात करते हैं और डेफिनेशन ढूंढ रहे होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। सो आज का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मजबूत खातून किसको कहते हैं, एम्पावर्ड वुमेन किसको कहते हैं, बिकॉज इनकी जो सफरनामा है जिंदगी का उसमें इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। एक हेल्थ इशू के साथ जो है ना इन्होंने फाइट किया। शी इज इन कैंसर वॉरियर। तो मेरे लिए तो ये वाली चीज जो है, ये वाली एस्पेक्ट जो है वो सबसे आगे है। शी इज एन फैशन डिजाइनर बाय प्रोफेशन। सो आज जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस कैसे करती हैं। जब वो फेस था हेल्थ इश्यूज, जब ये फेस कर रही थी तो क्या वो सोसाइटी के चेहरे थे जो इनके सामने आए, सोसाइटी ने इनको किस तरीके से डील किया। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर कमिंग इन, और आपकी तशरीफ आवी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे लिए जो एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो कि एक बीमारी है वो अगर आपको मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको स्नीजिंग हो गई या आपको नज़ला हो गया या जुकाम हो गया, दिस इज इफ यू आर अंडर वेदर, दिस इज नॉट इन योर हैंड। तो अब मेरा ख्याल है कि वी डोंट लुक डाउन टू दोज पीपल कि हम किसी को कहें कि यार तुम जो है ना यू आर अंडर वेदर, तो जरा तुम थोड़ा सा हमसे डिस्टेंस कर लो, या तुम्हारे साथ जो है ना हमने रिश्तेदारी नहीं रखनी या ताल्लुक नहीं रखना। बट जब भी दिमागी प्रॉब्लम की बात करें या जिस तरह कैंसर, दिस इज समथिंग कि जो इंसान के इख्तियार में नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना लाइफस्टाइल को बड़ा मेंटेन करते हैं, बड़ा हेल्दी खाते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारते हैं, उसके बावजूद उनकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई इस तरीके की हिस्ट्री होती है और वो इस चीज़ के साथ वो जो है ना फाइट करते हैं। बहुत सारे इंडियन एक्टर्स हैं जिन्होंने लाइफ बड़े अच्छे तरीके से गुजारी, बट स्टिल उनको इस फेज से गुजरना पड़ा। सो माइंडसेट क्या था आपका इस सारे प्रोसेस के अंदर, और सोसाइटी ने आपको किस तरीके से डील किया? अच्छा, पहली बात तो ये कि माइंडसेट तो यही था कि क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी 21, उसमें आपके अंदर एक जीने की जुस्तजू होती है। सही है। तो मेरी विल पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। सही है। और इसमें मैं सूरत रहमान, उसको बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में उसका रोल है। ठीक है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना विल पावर के ऊपर एक तड़का लग जाता है सूरत रहमान का, तो आपके पास एक अननोन सी पावर आ जाती है कि भाई नहीं ये बीमारी तो अब ठीक होके रहती है। ठीक है, जो मर्जी है। हालांकि अगर आप बीमारी इसके ऊपर सर्च करेंगे, इट्स क्लियर सेल एडेनोकार्सिनोमा, तो ये बहुत रेयर टाइप वो थी। ठीक है। कि अभी भी डॉक्टरों से अगर बात करें तो वो बड़ा खुश होते हैं कि अच्छा भाई आपने इसको सर्वाइव भी किया और आप बड़ी अच्छी एक लाइफ गुजारे। कि हमने, डॉक्टरों ने ये कहा था कि हमने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि ये इस हद तक मतलब आप सर्वाइव कर जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे। राइट। सो एक ये चीज है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि सोसाइटी जब आपको देखती है, सोसाइटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इर्द गिर्द 4-5 लोग। ठीक है। अब मेरी शादी को उस टाइम पे 6 मंथ हुए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ठीक है। हालांकि मेरी फैमिली ने ये प्लानिंग कर ली थी कि भाई ये तो अब किसी और तरफ चली जाएगी शादी, लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब वो अभी भी यही कहते हैं अगर वो किसी इंटरव्यू में जाएं कि ये अगर तुम्हारा टेस्ट है तो दिस इज माय टेस्ट एज वेल। ठीक है। सिर्फ 6 महीने शादी को गुजरे थे। 6 महीने गुजरे थे कि ये बीमारी अगर तुम्हारे पे आई है तो ये मेरे ऊपर भी आ सकती थी। ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी सोसाइटी की अगर बात करें, सोसाइटी तो आपको पता है, आप भी मीडिया से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी कैसे देखती है चीजों को। तो आई एम सॉरी टू से, वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम हर टाइम क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं हर चीज के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब मेरी बारी आई और इस तरह से देखा, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं और अब थ्राइवर्स भी हैं, वो यही कहते हैं कि हम सब ने एक बात सुनी भी कि ये आपके गुनाहों की सजा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे गुनाहों की सजा है। इतनी छोटी उम्र में कितने गुनाह कर लिए होंगे। अदरवाइज भी अगर किसी को लेटर एज में भी होता है तो गुनाहों की क्यों सजा है? मे बी अल्लाह ताला ने, देखिए दिस लाइफ जो आपकी है ये एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट में आपने अच्छे नंबरों से पास होना है कि बुरे नंबरों से पास होना है, या आपका अपनी चॉइस है। तो आप अगर एक टेस्ट आया है उसको अच्छे तरीके से उसके साथ फाइट करें और आगे आपके लिए बहुत अच्छी जिंदगी होती है। अगर मैं आज देखूं तो अगर मेरी लाइफ में ये कैंसर जैसी बीमारी ना होती तो मैं आज या इंसान ही ना होती और मैं यहाँ ना बैठी होती। And I think because मेरे इसके साथ I can resonate to this cause because my mother was a cancer fighter और I was a single parent, my father passed away, so बड़ी छोटी उम्र के अंदर when I was in school, so my mother had this कैंसर वाली चीज़, और हमें बताया भी नहीं गया क्योंकि उनको पता कि ये ट्रॉमा से ना गुजरे बच्चे, और मेरे कोई एग्जाम्स चल रहे थे बड़े इंपॉर्टेंट। सो लेटर आफ्टर माई एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, वंस शी वाज रिकवरिंग और वो बाल का गिरना कीमो वाला प्रोसेस शुरू हुआ, देन आई केम टू नो कि इनकी सर्जरी हुई है। एंड आफ्टर 25 ईयर्स ये दोबारा से वापस
उनकी जिंदगी के अंदर आया। सो आई थिंक मैंने तो, अगर आप जो आपने बात की और जो भी बेवकूफ ऐसे सोचता है तो मैं उसको बेवकूफ ही कह सकता हूँ। सो मैंने तो अपनी वालदा को तहज्जुद गुजार और नमाजों और वजीफे और कुरान पाक के साथ ही जुड़ा हुआ देखा था। सो हम तो उस टाइम भी सोचते थे कि इनको और ज्यादा प्योरीफाई करके अल्लाह ताला जब कहीं आगे लेकर जाना चाहता है तो वो जिंदगी में मेरा ख्याल है कि तमाम तर चीजें जो है उसको प्योरीफाई करके इंसान को आगे लेके जाता है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू स्पीक बिकॉज आई नो हाउ पीपल लुक जब किसी को कैंसर होता है और किसी के बाल गिरना। सो जब माइंडसेट था, क्योंकि यू वर सो यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू वर जस्ट 21 और उस टाइम पे जब आपकी कीमोथेरेपी और बॉडी में इतने स्टीरॉइड्स जाना शुरू हुए, हार्मोनल चेंज शुरू हो गए, देन आपका किसी भी खातून के बाल या किसी भी मर्द के बाल जो है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो उसका जब टूटना और वो जब आप ब्रश करती थी वो जब उसके अंदर वो गुच्छे बन के आते थे तो क्या फीलिंग क्या होती थी? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये हमारा एक कैंसर से रिलेटेड ये भी है कि अगर आपको कीमो लगेगी तो आपके बाल खत्म हो जाते हैं। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे बालों को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि मेरे बाल बड़े हेल्दी थे। उसके बाद 6 महीने के बाद भी मैंने अपने बाल किसी को चेक कराए थे तो हर कीमो से बाल नहीं खत्म होते। तो उसमें आइडियली, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो पहले ही कह देते हैं कि जी आप पहले अपने बाल थोड़े छोटे करा लें ताकि वो प्रोसेस से आपको प्रोसेस हो। और उसके बाद जब आपके पहली दफा में बाल शेड होना शुरू हो तो आइडियली ये होता है कि आप जाके खुद ही उसको शेप करा लें, इंस्टेड ऑफ आप रोज एक ट्रॉमा से गुजरे कि जी अब आप कर रहे हैं तो आपके गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं और आप एक अजीब पेन में से गुजर रहे हैं। पर ये दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैंने ये सुना है कि वाकई कि कीमो से तो ये होता है कि बाल गिरना शुरू होते हैं और मतलब आपकी कीमो की वो जो रेशो थी वो कम थी थोड़ी लाइट थी क्योंकि आपकी एज ऐसी थी, स्टेज ऐसी थी और मेरा ज्यादा जो ट्रीटमेंट था ना वो रेडिएशन बेस्ड था। मैंने आपको बताया ना, इट्स अ वेरी रेयर टाइप। अच्छा, ठीक है। तो वो कीमो फ्रेंडली भी उस तरह से नहीं थी। तो मेरा जो ट्रीटमेंट कीमो हुई थी लेकिन बहुत कम वाली डोज मुझे लगी थी कि उससे बाल नहीं गिरते। सही है। और कुछ बहुत सारी ऐसी कीमोज हैं जिससे बाल वाकई नहीं गिरते। सही है। और बॉडी में क्या चेंजेस थी, माइंडसेट में क्या चेंजेस थी? देखिए, बॉडी में तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी होता है, मैं इसमें ही नहीं ये कहूंगी जो ये बात कहते हैं कि नहीं होता तो वो बिल्कुल डिनाइल में है, ठीक है। बहुत सारे मैंने कैंसर पेशेंट भी देखे हैं तो जो मान नहीं रहे होते कि जी हमें डिप्रेशन है। डिप्रेशन बड़ा नेचुरल है, ठीक है। आपकी बॉडी एक बड़े पेनफुल प्रोसेस से गुजर रही होती है और फिजिकली भी आप एक पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट एक इजी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने ऊपर एक्शन लिया, मैं योगा और मेडिटेशन में चली गई, फिर मैं आई एम इनटू थेरेपी, मैं थेरेपिस्ट के पास भी जाती हूँ, ठीक है। बहुत सारे आपके ऐसे मसाइल होते हैं जो कि आप कि लोग नहीं हल कर सकते या आपका एनवायरनमेंट नहीं कर सकता, आपको एक टेक्निकल सपोर्ट, जी आपको प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए होती है, तो आप वो भी जरूर अवेल करें, ठीक है। प्लस इसके अलावा और इसमें क्या हो सकता है, इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, फिर आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए। जब आप इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन उस टाइम में आपके ऊपर ऑब्वियसली ये सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन उस टाइम में भी अगर आप, क्योंकि मुझे तो बहुत लेट ये चीज़ें पता चली कि ये योगा भी एक चीज़ होती है, एक मेडिटेशन भी होती है। अगर हम पिछले 13 साल पीछे या 16-17 साल पीछे चले जाएं तो इंटरनेट पे इतना ज्यादा चीजें अवेलेबल थी, लेकिन तो योगा का हराम और हलाल होने का भी वो भी बहुत ज्यादा था। तो शुक्र है अब जाके वो ठीक हो गया। तो हम यही कहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक योगा टीचर हूँ, तो हम तो यही कहते हैं जी एक्सरसाइज का कोई रिलीजन नहीं होता, ठीक है, फिजिकल वर्कआउट इट्स अ। और मेरी क्योंकि बहुत सारी जो साइड इफेक्ट्स थे वो ये मेडिटेशन और इन प्रोसेस से ठीक हुए, तो मेरा तो इन पे बहुत ज्यादा बिलीव है। आई थिंक बहुत सारी, बिकॉज आई एम एथलीट, तो मैं बहुत ज्यादा आउटडोर्स के अंदर रहता हूँ, सो बहुत सारी स्ट्रेचिंग हमारी जो है वो योगा पोजेस वाली इनकॉर्पोरेशन हो गई है। मतलब अगर लोअर बैक की आपने स्ट्रेचिंग करनी है या अगर आप लोअर बैक ओपन अप करना चाह रहे हैं, वो जितने भी आपकी वो स्ट्रेचिंग जिसको हम स्ट्रेच कहते हैं वो बेसिकली योगा के पोजेस हैं। बिल्कुल, जब आप करते हैं तो आपके ग्लूट्स ओपन अप होते हैं, आपकी लेग्स ओपन अप होती हैं। सो वो तो मतलब कि एक बड़ी अफसोस वाली बात है ना कि जब माइक आए थे, ये लाउड स्पीकर आए थे, तो मौलाना हजरात ने उस लाउड स्पीकर को हराम कह दिया था और फितना कह दिया था। अब वो लाउड स्पीकर इतना लाउड होता है कि सोसाइटी वाले उनको कह रहे थे कि भाईजान इसकी आवाज थोड़ी आस्ता करें। आप चंदा मांग रहे, चंदे का शुक्रिया कर रहे हैं, तो हमारे कानों के अंदर जो है ना वो इसकी आवाज पड़ रही है। अच्छा, जिस तरह आपने एक कैंसर की एक बात हुई, सो इसके अंदर ग्रोइंग पेन्स होती हैं, प्रोसेस क्या होता है, मतलब पेन से मुराद है, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये मतलब किस तरह की पेन्स होती हैं। अच्छा, पेन में ऐसे होता है, वो तो वैसे
मोर लेस सबका एक तरह का भी हो सकता है। ज्यादा ये होता है कि आपको जैसे वॉमिटिंग होती है, नौसिया होता है, ठीक है, फिर आपको बहुत ज्यादा लेटर ऑन जब आपका ट्रीटमेंट भी खत्म हो जाता है तो आप एकदम से बैठे होंगे तो ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, जैसे जिसको कहते हैं जिसमें से जान निकल गई है, वो वाली फीलिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम रहती है। तो उसके लिए वही है कि सेल्फ हेल्प मौजूद है, आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो ऑब्वियसली चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि सिंस यू वोकल अबाउट इट, देयर इज लॉट ऑफ पीपल जो कि स्पेशली खवातीन के रेशो कैंसर में बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, पर इसके ऊपर लोग वोकल नहीं होते, और स्पेशली जब वो यंग एज के अंदर हो तो बिल्कुल भी बात इसके ऊपर करना नहीं चाहते। आपने रूट कॉज, कोई ना कोई हर बीमारी की कोई ना कोई वजह होती है। एक तो ये है कि आपकी फैमिली की हिस्ट्री हो सकती है, या उसके अलावा कभी आपने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया है कि क्या गलतियां हैं कि जो सुनने वाले वो ना करें ताकि उस कैंसर से बच सकें? देखें, पहली जो गलती, एक तो फैमिली हिस्ट्री चले वो आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है ना, वो तो आपकी अगर हिस्ट्री है। लेकिन जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था तो मुझे यही पता था कि जी फैमिली हिस्ट्री का कोई लिंक नहीं होता। ये लेटर ऑन डिस्कवरी आई कि नहीं जी फैमिली हिस्ट्री का ताल्लुक है। शुगर में है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है जी, कि आप उसको कंट्रोल करें तो कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर फैमिली में हो तो चांसेस होते हैं कि आप उसकी तरफ चले जाते हैं। और दूसरा ये कि आप जो मैंने जो मेन फैक्टर है ना वो शुगर कंटेंट है। आप चीनी, सिंथेटिक, प्रोसेस शुगर और नेचुरल शुगर भी, नेचुरल शुगर तो आप खा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह, खजूरें, वो तो इट्स फाइन, वो आप खाएं। लेकिन जो ये आप दूसरी चीनी जो आप खाते हैं ना, जो वाइट शुगर है, ये आप समझ लें कि ये आपके कैंसर का फूड है। अगर आपकी बॉडी में कैंसर सेल पड़े हुए हैं और अगर आप उस पे चीनी डाले जा रहे हैं तो फीड कर रहे हैं, वो फीड कर रहे हैं आप। और आप मतलब कि अब मैं देखता हूँ स्नैक टाइम पे बच्चों की नहीं, ये बिस्किट्स, ये कुकीज के अंदर इतनी शुगर होती है, इट्स फुल ऑफ शुगर, नहीं देने चाहिए नेचुरल। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीनी खाई है। और एक जो मिथ जिसको बोलते हैं कि जी कोका कोला से होता है, तो कोका कोला से सेल्फ नहीं होता, लेकिन अगर उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है। और मैं एक जमाने में बहुत ज्यादा कोक पीती थी, और मैं इसी तरह पैनल डिस्कशन में गई थी, तो वहां पे जो मेरे साथ दूसरी खातून थी वो भी कैंसर सर्वाइवर थी, उन्होंने भी यही कहा था कि जी मैं बहुत ज्यादा 3-3, 4-4 गिलास कोक के पीती थी। तो आई थिंक ये आप नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट द ब्रांड, पर इन टोटल बेवरेजेस जितने भी आपके हैं, कोई भी चीज जिसमें चीनी ज्यादा है वो, इवन कि अगर आप चीनी, अगर आप घर में इस तरह सर्दियों का मौसम चल रहा है, हलवा जात बना रहे हैं या वो दूध सेवइयां बना रहे हैं और उसके अंदर भी आप एक्सेसिव चीनी ऐड कर रहे हैं, तो वो भी फिर वही काम करे। बस उसमें ये है कि आप देखें, अब हम छोड़ तो नहीं सकते ना कुछ भी, मतलब हलवा खाना नहीं छोड़ सकते, और एट टाइम्स हम कोक तो नहीं पीनी चाहिए, रिप्लेस कर दें। लेकिन अगर आपको बहुत जरूरत है, जैसे मुझसे फिर अक्सर लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी हमने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने ये कहा था, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मॉडरेशन एक चीज का नाम है, कभी कभी आप खा सकते हैं, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि जी अब जैसे मैं कह दूं जी फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि जी बस 2 हफ्ते में एक बार ही नहीं है, मतलब 2 हफ्ते में एक बार आपने कंज्यूम, कभी कभी आप खा लें, जब आपसे बिल्कुल ही आपसे कंट्रोल नहीं, लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आइडियली उसमें आप बिल्कुल भी मत खाएं, ठीक है। सो आपने, आपका डायग्नोस जो है, जो आपका जो तज़किया है इसके ऊपर, वो है कि जो शुगर है वो मेन कल्प्रिट है। वो तो है, वो तो है ही है। इसके अलावा बाकी आपका स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल होना चाहिए। वो तो मुश्किल है। नहीं, वो मुश्किल नहीं है, वो भी आप अचीव कर सकते हैं। वो अब देखें, मसले तो आने आपकी लाइफ में, ये नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, उसको मैनेज करना, वो आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आपने उनको मैनेज कैसे करना है, सिस्टम से आपने उसको फ्लश आउट किस तरीके से करना है। और एक चीज मैं जो कैंसर सर्वाइवर्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको एक बीमारी आ गई है, बस इसके बाद इसके बारे में सोच ही ना जाए कि जी अब बस ये बीमारी है तो अब हमें दोबारा भी हो सकती है। इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दें। कुछ होना है वो तो होके रहना है, आप उसके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जितनी आपकी लाइफ है आप उसको तो भरपूर बना सकते हैं। आई थिंक मैं फ्रिया, मुझे लगता है कि आप जिस तरह सोचते हैं ना, इफ यू आर पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, स्ट्रेस आनी है, नेगेटिव सिचुएशंस आनी है, वो आती है फॉर टाइमिंग आती है, बट आपको एक स्किल आनी चाहिए कि आपने इसको फिल्टर आउट कितना जल्दी अपनी बॉडी में से कर देना है। सो व्हेन एवर यू थिंकिंग लो, या आप अपने आप को बार बार ही बता रहे हैं कि यार आज मैं थक गया हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं उदास हूँ, सो वो तमाम तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपकी सोच का आपके ऑर्गन्स के ऊपर जा रहा है। आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाएगा, आपके बाकी ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर आएगा, और मैसेज माइंड की तरफ से जाएगा कि आज थोड़ा सा हालात जो है ना वो डाउन है, तो तमाम तर ऑर्गन्स आपके डाउन होना शुरू होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि अगर आप खुदा ना खासा किसी ऐसी बीमारी में, सबसे पहले तो आप ये सोचे कि ये अल्लाह की तरफ से आई है। आपने जान के, देखिए अफसोस उस चीज का होता है कि जो आपने जान पूछ के किया। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज स्मोकिंग, उसको पता है कि यार इससे मुझे बीमारी हो सकती है, तो उसको अफसोस हो सकता है यार शायद मैं रुक जाता। हाँ। पर इन योर केस यहाँ बहुत सारी ऐसी खवातीन या मर्द
जिन बेचारों का कोई ना कोई लेना देना ही नहीं था, पर एक बीमारी अल्लाह की तरफ से उनको आ गई, तो उसको अल्लाह की रजा समझ के उस पर राजी हो जाए। राजी होने से ये होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव फील और एक पॉजिटिव केमिकल आपकी बॉडी के अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, योगा की अगर हम बात करें, बिकॉज अब योगा जो है ना अभी तक समझा जाता है कि ये एक एलीट क्लास और एक स्पेसिफिक क्लास तक जो है ना ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो योगा से बेसिक चेंजेस आपकी जिंदगी के अंदर क्या है, एंड आपका माइंडसेट या आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आपने फील किए? अच्छा, पहला जो मुझे सबसे बड़ा चेंज था ना कि मेरी जब बैक, क्योंकि मेरा एक ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद मेरा दोबारा एक ट्रीटमेंट हुआ बिकॉज ऑफ माय हिस्ट्री, तो उसमें ये था कि मेरी बैक की रेडिएशन हुई, ठीक है, और उसके बाद मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने की, वो टांग में जाती थी, जिसको हम शटका भी बोलते हैं। और फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमें ना शायद आपको स्टीरॉयड लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं देखती हूँ भी पहले। फिर मैंने वहां पे योगा, डेली बेसिस पे योगा की प्रैक्टिस करनी शुरू की, ठीक है, और उसमें एक सेट पैटर्न होता है जो कि है ही टोटल बैक के लिए, ठीक है। अब मैंने वो किया, और उसके बाद मुझे अब जाके, मतलब मुझे डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग भी नहीं कर सकती, आपको भारी वेट नहीं उठाना, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा आपने अपनी कमर का बहुत ख्याल रखना है। मैंने बहुत अरसे बहुत ज्यादा ख्याल रखा, तो अब मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ बन गई है कि मैं 50-60 kg का स्क्वाट लगा सकती हूँ, वेट के साथ मैं लगाती भी हूँ। सही है। हाँ, ऑब्वियसली क्वेश्चन उसके साथ, नॉट विद बेल्ट, ऐसी लगाती हूँ, लेकिन ये कि केयरफुल होके। बेल्ट तो आई थिंक आपको पहननी चाहिए। अच्छा, बेल्ट वैसे मैंने कभी पहनी नहीं है, लेकिन मैं केयरफुल होके लगाती हूँ कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, अपने छेड़खानी नहीं करी, लेकिन मैं लगा लेती हूँ। तो वो यही है कि मैंने योगा से अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड किया, और मतलब मेरी बैक ठीक हुई पहले, और मतलब हील भी हुई। फिर उसमें एक मैं फिजियोथेरेपी के पास, थेरेपिस्ट के पास जाती, उसने कहा यहाँ पे आपका मसल खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। सही है। फिर मैंने वो भी एक जिम से उसको रीबिल्ड किया, ठीक है। योगा ने तो हेल्प किया ही किया, जिम ने भी हेल्प आउट किया। तो एक्सरसाइज, देखिए योगा भी एक एक्सरसाइज है, जिम जाना भी एक एक्सरसाइज है, तो जो भी एक्सरसाइज है वो आपको हेल्प आउट करती है, जो फिजिकल बॉडी, क्योंकि देखिए जब आपको कोई भी ट्रॉमा या कोई ऐसी चीज मिलती है ना, तो वो आपकी सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी में स्टोर करते हैं, ठीक है, और वो आप रिलीज कहाँ पे कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं कर रहे। तो जो योगा प्रैक्टिसेस हैं या आप जिम जो जाते हैं, वो बेसिकली आपकी उस चीज को रिलीज करती है आपकी बॉडी में से, कि वो स्ट्रेस जो आपने स्टोर किया हुआ है वो आपकी उसको निकालती है आपकी बॉडी। सो जो हम बात कर रहे थे कि डेली बेसिस पे आपको उसको फ्लश आउट करना है अपने सिस्टम में से। बिल्कुल। सो वर्कआउट, एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट जो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो है ना, और वो डोपामिन रश जो आप मीठा खा के ले रहे हैं, वो इससे आप इससे ले लें, और जो हैप्पी हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होने व्हेनेवर यू डू वर्कआउट, और उसके बाद जब आप रिलैक्स करते हैं, देन देयर इज एन हैप्पी हार्मोन गोइंग ऑन इन योर बॉडी, और वो आपकी डेली बेसिस के ऊपर आपकी रिपेयरिंग कर रहा है। आप भी जिम करते हैं मेरा ख्याल से ना, तो देखिए जिम जब आप करके वापस बाहर निकलते हैं, जितना मर्जी आप स्ट्रेस हो, इवन सैड हो या थोड़े से डिप्रेस भी हो, आप हमेशा नोट करें जब आप जिम से बाहर निकलते हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, और एक वो अकम्प्लिशमेंट भी होती है कि यार नहीं, अब मेरा दिन अच्छा लग रहा है मुझे। पर मैं उन लोगों को भी एक एडवाइस करता हूँ जो टू मच ऑफ वर्कआउट करते हैं, 7 days a week जा रहे हैं, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिम 2-2 बार जा रहे हैं, तो आपका बॉडी को स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस फिल्टर नहीं कर सकता। सो इवन इफ यू आर वर्किंग आउट एंड आपके मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं और आप बहुत रिग्रेस वर्कआउट कर रहे हैं विदाउट टेकिंग अ डे ऑफ और 2 days ऑफ, सो आपका कोर्टिसोल लेवल इज गोइंग हाई, एंड आई थिंक मेन कल्प्रिट जो है आपकी बॉडी के अंदर जो भी वो बुरी चीजें, दैट इज कॉर्टिसोल। सो आपने अपने आप को रिलैक्स भी करना है, सोना लें, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, थोड़ी गपशप मारें, अपने आप को ऑफलोड करना भी जरूरी है, ताकि आपके कॉर्टिसोल लेवल भी जो है वो इन चेक और इन कंट्रोल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। पर आई थिंक योगा, मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे ये फील ही आती है कि योगा इज समथिंग जो आपको ना बिल्कुल, वो नहीं कहते कि जिस तरह हजामा के बाद आपको फीलिंग आती है कि बिल्कुल रिलैक्स और फूलों की तरह बॉडी होगी, लाइट। तो मुझे लगता है कि योगा जो है वो माइंड को जो है वो रिलैक्स करता है, और आपकी जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि योगा का मेन मकसद यही है कि आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाए। सही है, ठीक है ना, तो इस वजह से आप फिर वो रिलैक्स फील करते हैं। और योगा कोई किसी भी एज, उसमें एज ग्रुप का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कुछ चीजों में कहते हैं ना कि जी ये बंदा ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता बिकॉज एज फैक्टर है, और जो भी है, मतलब लेट स्टार्ट किया आपने, तो योगा आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। और योगा के एज सच कोई अगर बेड पे भी बैठा हुआ है ना, तो उसके लिए भी योगा पोजेस हैं। इवन अगर आप बेड पे लेटे हुए भी हैं, उस बंदे के लिए भी योगा पोज है। तो अगर आप बेड पे लेटे हुए भी है, तमाम तर वो खवातीन जो बेड पे लेटे लेटे खाना खा लेती हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि ये जूस तक बीवियां हैं,
मतलब कि बेड पे लेट के जूस पीती हैं और थक जाती हैं, तो आप लेटे लेटे भी जो है वो योगा कर सकते हैं। कुछ भी ना होगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर बेहतर होगी, बॉडी स्ट्रेच आउट होगी, तो आपके बॉडी पोस्चर भी जो है वो ठीक होंगे। और जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, तमाम तरह ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई सही मिले, तो ऑर्गन भी बेहतर तरीके से काम करते हैं। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे, दिस और दैट सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है। लव मैरिज और अरेंज, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? वैसे इसमें दो नहीं हो सकता है, मैं एडवाइस अगर करूंगी तो इट्स योर चॉइस। देसी फूड और फास्ट फूड? फास्ट फूड। फास्ट फूड, ओए होए, अभी ये कह रही थी फास्ट फूड। आई हैव टू बी ऑनेस्ट एज वेल। क्या पसंद है आपको फास्ट फूड में? आई लव फ्राइड फूड वैसे। पार्टीज और बुक रीडिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? पार्टीज। पार्टीज। सो मुझे पता था, मैंने अभी इनकी रिसेंट रील देखी, मुझे वाइब्स आ गई थी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट। और अब वक्त आ गया दिस और दैट सेगमेंट का। जो हमारी ऑडियंसेस जो हैं, आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन, उसमें मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, आपने एक ऑप्शन को ऑप्ट करना है। सो देखने वालों को आपकी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट करने का बेहतर मौका मिलेगा। और मेरा ख्याल है ये तो कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है, पर अगर आप इसमें प्रॉम्प्ट रही और आपने अच्छे जवाब दिए, सो लंदन एस्थेटिक्स का एक गिव अवे है जो आपके साथ जाएगा। आपकी बेहतरीन स्किन को एक फेस वॉश है जो और बेहतर करेगा, और एक डिस्काउंट वाउचर है 30% फ्लैट ऑफ ऑन एनी सर्विसेज जो भी इनके मेन्यू के अंदर है। सर्विसेज में बात नहीं करूँगा, 200 के करीब सर्विसेज हैं, तो उसके लिए एक अलग निश्चित चाहिए होगी। सो आर यू रेडी? टी और कॉफी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? टी। टी। काफी नहीं पीती आप? कॉफी पीती हूँ लेकिन काफी नहीं पीती। वो एक तो कॉफी होती है ना, हम पी रहे, एक वो शाम को 5-6 बजे वाली काफी होती है, जब एक फैंसी जगह जाते हैं, 800-900 रुपए खर्च करते हैं, बड़ा सा गिलास लेके आप उसको रोम अराउंड करते हैं। सो काफी नहीं पीती आप? नहीं, पीती हूँ लेकिन हाँ, सो आप वो है प्रेफरेंस कॉफी मीटर से मिलती है। इज ऑफ टी। यस। तो कितनी कुछ कप चाय का दिन में पी लेती हैं? 2 या 3 से ज्यादा। 3 मैक्सिमम है, 2 होते हैं। अच्छा, मतलब कि 3 इनके नहीं काम है, मतलब कि 3 भी बड़े ज्यादा है। सो मूविंग ऑन, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? इंस्टाग्राम। कोई ऐसी प्राइवेट चीज नहीं है जो किसी को शेयर करनी है? प्रोफाइल ही मेरी पब्लिक है, फिर मैं प्राइवेट नहीं, पर स्नैपचैट पे तो आप पब्लिक में भी आप सेफ्टी कर सकती है ना? नहीं, ऐसा नहीं। ये नो कि मैं आपके स्नैपचैट पे जाऊँ तो वहां पर हजारों आपके फॉलोअर्स हों। अक्सर लोग यहाँ पर ये बातें करते हैं, और जब स्नैपचैट पे उनकी रिक्वेस्ट आती है तो हजारों में उनके दोस्त होते हैं। नहीं, हजारों में नहीं है। मैं इतना ज्यादा यूज ही नहीं करती। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? विंटर्स और समर? समर। क्या पसंद है गर्मियों में आपको? गर्मी मुझे पहले विंटर्स एक जमाने में बहुत पसंद था, लेकिन सर्दियों में जो है ना, वो आपको वैसे बहुत एक्स एंड पेन्स होती है, तो आई लव समर नाउ। ग्रोइंग पेन्स। यस, विद एज आई लव समर। पहले विंटर पसंद। विंटर्स हमको पसंद। समर्स में आपको कोई क्या स्पेशल चीज है? कोई फूड पसंद है, कोई फ्रूट पसंद है? Everything is about summer. हाँ. So you prefer sweating than pain? हाँ, क्योंकि उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है ना। अब आप देखें इंग्लैंड में, अगर आप जाके देखें, वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम विंटर होता है। तो मेरी फ्रेंड है, वो यही कहती है कि मुझे मैक्सिमम एलर्जीज हैं इस विंटर की वजह से। स्कूल सोना लिया के वो सारा कुछ होता है, वो लेना पड़ता है, मजबूरी है वहां पे, क्योंकि आप स्वेट ही नहीं कर रहे अदरवाइज। तो समर का ये फायदा है कि उसमें आपकी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स होती है, और थोड़ी बट आपने अपने मिनरल लॉसेस का ख्याल रखना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा बॉडी से ना निकल जाए, पर एल्स आप यू वेरी राइट कि आप डिटॉक्स हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि विंटर्स से ज्यादा आप समर में ज्यादा पतले रहते हैं, तो ये मेरी एडवाइस है बहुत सारी खवातीन को। हाँ, ये इसको जो है विंटर्स में आप खाना ज्यादा खाते हैं, पर आप मेरा ख्याल है समर्स में ना, आप विंटर्स में 2 महीने पहले समर की तैयारी शुरू कर देते हैं। आपको पता होता है ये कोट शोट और ये लॉन्ग वो उतरने हैं, तो अंदर से आप निकलना है, तो आप थोड़ा सा ख्याल भी करते हैं समर्स के अंदर अपना। हाँ, ये तो है। So moving on, love marriage or arrange, what sort of person are you? Arrange marriage, मेरी arrange हुई है, तो आप वैसे इसमें 2 नहीं हो सकता है। मैं एडवाइस अगर करूंगी तो इट्स योर चॉइस। दोनों में ये तो एक वो जिसको कहते हैं ना जुआ है, ये जब आप शादी करते हैं उसके बाद ही आपको पता चलता है। जुए को सेफ खेलने के तरीके भी होते हैं। वो खवातीन जो आपको देख रही उनको ये भी समझाएं कि उसकी अपब्रिंगिंग देखें, उसकी लोगों से डीलिंग देखें, उसकी एजुकेशन देखें। वो देखती हैं गाड़ी, घर, हाँ ऐसे ही है, और मतलब कि लाइफस्टाइल कैसा है, तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर वो चीजें 6 महीने में फेड आउट हो जाती हैं। फिर मुंह पे ब्रूजेस लेके हम इधर उधर घूम रहे होते हैं। आई थिंक रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ये 2 चीजें बहुत मैटर करती है किसी भी रिलेशनशिप में, यार ये दोनों तरफ से। और एक इंसान को देखा जाता है ना कि उसकी ग्रूमिंग क्या है, वो उसके माइंडसेट क्या है,
वो कितना आगे जा सकता है और मुश्किलात को वो किस तरीके से कूप अप करेगा उसके साथ। पैसों को हम बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते बिकॉज ये बेसिक हमारी एक, पर पहले आप बेसिक्स के ऊपर रहे, और अगर वो बंदा फाइनेंशियली सेटल्ड है, उसके पेरेंट्स सेटल्ड है, तो वो चेरी ऑन द केक वाली बात हो जाएगी। पर आप खाली चेरी पे फोकस करके पूरा केक आप तबाह करना करना। बिल्कुल मेरा इख्तलाफ सिर्फ इसी बात के ऊपर है ना, लोगों से रहता है। इट शुड बी अ कंप्लीट पैकेज। मूविंग ऑन, देसी फूड और फास्ट फूड? फास्ट फूड। ओए होए, अभी ये कह रही थी फास्ट फूड। आई हैव टू बी ऑनेस्ट एज वेल। क्या पसंद है आपको फास्ट फूड में? फास्ट फूड में आई लव फ्राइड फूड वैसे। अच्छा। हाँ, आई डोंट नो। सो फ्राइड चिकन भी हो जाए, एनीथिंग। वो आप जिंगर वाली तो नहीं है? यार वो मैं ढूंढता रहता हूँ, मुझे एक और खातून मिल गई यार, मतलब कि जिंगर बर्गर नहीं होता। मतलब एक बर्गर तो होता है जूसी पैटी वाला, उसके अंदर क्रीम लगा के, इतना बैटर लगा के तल के आपको। मैंने आपको बताया ना, मुझे फ्राइड वैसी फूड बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन मैं खाती कम हूँ। लेकिन ये कि पसंद मुझे वही है। अगर देसी तो और चाय पे तो आपकी मौज हो जाती होगी जब फ्राइड आइटम्स हैं उसके अंदर हैं। ज्यादा लोग हो जाते तो वो। सो मूविंग ऑन, पार्टीज और बुक रीडिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? पार्टीज। सो मुझे पता था, मैंने अभी इनकी रीसेंट रील देखी, मुझे वाइब्स आ गई थी। मैंने इसी वजह से ये पूछा, मैंने देखना चाहता था जो वाइब्स मुझे आई है मेरे एंटीने ठीक है कि नहीं ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सो मूविंग ऑन, नेटफ्लिक्स और सिनेमा? नेटफ्लिक्स। क्या सीजन या कौन सी मूवी आखिरी देखी आपने? मूवी तो मुझे याद नहीं है। नेटफ्लिक्स पे सीजन मैंने गुड डॉक्टर देखा था लास्ट। गुड डॉक्टर आपने देखा? मुझे लगता है कभी-कभी नेटफ्लिक्स पे ना टू मेनी ऑप्शंस। हाँ, होता है। एट टाइम्स आपको ना फिर आप थक जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हाँ। क्योंकि आप हर चीज का ट्रेलर देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ठीक है, फिर आप कहते हैं मैं और देखूं, उसमें आधा एक घंटा ब्राउजिंग के अंदर ही गुजर जाता है, तो बंदा थक के कहता है बस आज मैंने कुछ नहीं देखना। अच्छा, मुझे तो ये होता है कि मैं अगर एक चीज देखने लगी हूँ, प्लीज ये बोरिंग ना हो। हाँ, वही होता है कि इंटरेस्ट जो है ना इन मिडिल, आप पता चले 1 घंटे के बाद आपको पता चले यार ये तो बोरिंग था, मजा नहीं आया इसके अंदर। सो मूविंग ऑन, ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर्स? बोथ। मतलब कि और किसके कार्ड पे? दोनों के कार्ड पे अपने। मुझे नहीं लग रहा जितनी आपने एक्साइटमेंट से बताया, मेरा ख्याल है कि एक आपको कार्ड उन्होंने बनवा के दिया है। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ, दोनों के कार्ड पे, अपने भी और अपने हस्बैंड के कार्ड और अपने हस्बैंड के। सो मूविंग ऑन, वेस्टर्न क्लोथ और ट्रेडिशनल, क्या पसंद है आपको? इसमें डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हैं। पर मतलब कि ऑल टाइम फेवरेट क्या है? ऑल टाइम फेवरेट कंफर्टेबल किसमें ज्यादा? कपड़े तो बेसिकली आप अपने कंफर्ट की नहीं पहनते हैं ना, जो हम जिसको भूल चुके हैं। वो तो फिर हमारा ईस्टर्न ही है। ईस्टर्न के अंदर यू फील, पर सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ईस्टर्न के अंदर, बिकॉज वो कंफर्टेबल की जगह से हर जगह से हवा जा रही है, उसको रोकना मुश्किल है। ये तो है वो। फिर उसमें आप ऊपर लेयर अप कर लें स्वेटर के साथ। सो मतलब कि यू मोर टुवर्ड्स ईस्टर्न, डिक्लाइन टुवर्ड्स ईस्टर्न क्लोथिंग। कंफर्ट की अगर बात है तो ईस्टर्न ठीक है, वैसे वेस्टर्न। बहुत सारी खवातीनें कहती हैं पजामास। नहीं, इस तरह कोई सीन नहीं है। कोई सीन नहीं। हाँ, आई लाइक फैशनेबल, मतलब आप और फैशनेबल लगना चाहिए। तो वो नाइट सूट तो पहन के नहीं चली जाती? नहीं, तौबा करें, बिल्कुल नाइट जिम अटायर वाला। नाइट सूट कमरे से बाहर नहीं कहीं भी जाता। हाँ, पर मुझे क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो ट्राउजर जो है ना नाइट सूट वाले ट्राउजर्स पहन के जिम के अंदर आ जाती हैं। नॉट इवन टू आवर लोकल मार्केट। मैं तो लोकल मार्केट में भी कभी नाइट सूट क्या नाइट मतलब टाइप कपड़ों में भी नहीं गई। तो आपको जिम वेयर पहनना चाहिए? जी, जिम में जिम वेयर पहनना चाहिए। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको पार्टी वाले कपड़े पहनने चाहिए। शादी में जा रहे हैं तो शादियों वाले होने चाहिए, और अगर कैजुअली जा रहे हैं तो कैजुअली होना चाहिए। सो मूविंग ऑन, वॉइस नोट्स और चैट, क्या पसंद है आपको? व्हाट्सएप पे चैट लिखना पसंद है? और वॉइस नोट सुन लेती हैं कि इरिटेट हो जाती हैं? नहीं, सुन लेती हूँ पूरे। सुन लेती हैं। और वो 2x पे रख के कि 1 पे ही? डिपेंड्स कि अगला बोल की स्पीड में कि वो 2x वाला है कि वो 1। बिरयानी और पुलाव, व्हाट डू यू लाइक? बिरयानी। अगर पुलाव है तो मेरी अम्मी के हाथ का पुलाव है तो पुलाव है, वरना अदरवाइज बिरयानी। आपकी अम्मी पंजाबी हैं? यस, शी इज बहुत अच्छा पुलाव बनाती है। अदरवाइज बिरयानी बाकी जगह। हाँ, वो तो हम कभी पुलाव खाएंगे तो हमें पता चले। आपने वादा नहीं करना ना यार, ये जुल्म मेरे पे नहीं आपने करना। मेरे पास कुछ 2000 वादे पड़े हुए हैं। अच्छा। तो मैं उनको गर्म करता हूँ माइक्रोवेव में। अच्छा। और मैं उसको जो है ना नोश फरमा लेता हूँ अपने जो है ना डाइट वाले खाने के साथ। अच्छा। वादा नहीं करना आपने कि पुलाव, हाँ मुस्तफा मैं तुम्हें पुलाव खिलाऊंगी। नहीं हम आपको बिरयानी खिला देंगे। भाई मतलब ये पता है कि खिलाने वाली बारी नहीं आनी है आपकी। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ अब मैंने देखा है कि कुछ समूह
जो है ना स्नैपचैट भी मेरा ख्याल है मैं आपसे कनेक्टेड हो जाऊंगा तो वहीं मैं आपको खाते पीते देखूंगा और आप मुझे खाते पीते. सो मूविंग ऑन, मैंगोज और वाटरमेलन. मैंगोज पसंद है. हाँ, मतलब बचपन. और मतलब कि मैंगोज की अखीर कर जाती हैं कि उसमें नहीं, अखीर नहीं करते, लेकिन मैंगोज का इस तरह से है कि हम बचपन से जैसे बड़े हुए हैं ना, तो हमारे जो फादर थे उनको बहुत था आम खिलाने हैं सारों को ना, बिठा के वो जो बाल्टी में पानी डाल के ठंडे करके, तो वो एक मेमोरी है हमारी ना बचपन से. तो वो जब भी मैंगो सीजन आता है तो वो रिवाइव होती है. अब मैं वैसे उतना ज्यादा नहीं खाती मैंगो, लेकिन वो एक रिवाइव जरूर होती है. आई थिंक उस टाइम पे ज्यादा खाए जाते थे क्योंकि इतने प्रोसेस फूड्स नहीं होते थे. नहीं होते थे. वो शुगर आप उसी से अपनी पूरी करते थे और वो कैलोरीज जो हैं वो किसी तरीके से यूटिलाइज भी हो जाती थी. हाँ. अब मुश्किल है ना वो कैलोरीज उतना यूटिलाइजेशन नहीं होती. बट आई थिंक जो नेचुरल चीजें आप खाते हैं वो उसका इतना कोई साइड इफेक्ट आपको होता नहीं. साइड इफेक्ट नहीं होता. जैसे अब मैं बर्गर की अगर बात करूँ, फास्ट फूड की बात करूँ, उसका आपको जरूर इम्पैक्ट होगा मोटापा और उससे. पर आप उसमें से बन निकलवा दें लेटस में और जो फ्राइड पैटी करा लें, वो आपका तो मसाइल. मैं तो आप वाले लोगों को तो मैं बर्गर मतलब मैं मानता ही नहीं हूँ कि आप लोग बर्गर्स खा रहे हैं. आप लोग तो एक पाकिस्तान के अंदर कोई आजाद हुई हुई चीज खा रहे हैं तो उसको तो मैं मानता ही नहीं. पर अगर आप उसको लेटस में रोल करवा लें और उसमें से जो सॉस है उसको 50% लेस करा, वो फास्ट फूड नहीं रहेगा, वो फिर डाइट फूड बन जाएगा. बड़ा मजा आता है. हाँ, ऑब्वियसली वो तो ऑप्शन है. हाँ, वो तो ऑप्शन है. लेकिन नेचुरल की बात अगर करें ना, जैसे फ्रूट्स है, हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल उनको खाने से, वेजिटेबल्स इनसे आप जो जितना मर्जी वो फैटनिंग भी हो ना, वो आपको उस तरह से इफेक्ट नहीं करेगा. मतलब बहुत जल्दी रिवर्स फैट स्टोर नहीं करेगा और जल्दी बॉडी से जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा, निकल जाएगा. सो मूविंग ऑन, बैग्स और वॉचेस क्या पसंद है आपको? मैंने देख रहा हूँ कि एक्सेसरीज आपको काफी आपने वो पहनी हुई है. आपने अपने हाथों के अंदर कोई एक वो लव ब्रेसलेट भी आपने शायद शनैल का कोई है ये शायद, वो भी आपने पहना हुआ है. मतलब आपको पर बैग्स पसंद है. सो किस तरह के बैग्स जो है, कोई लिमिटेड एडिशन अपने शौहर को तंग करती है? बस बैग होना चाहिए. हाँ, लिमिटेड एडिशन भी पसंद है और डिफरेंट शेप्स के पसंद है, लेकिन अब विद टाइम मुझे स्ट्रक्चर्स बैग ज्यादा पसंद है. तो कितने कोई बैग इकट्ठे कर लिए आपने? बहुत सारे ही. मेरे आप हस्बैंड से पूछो, आप बताइए. ये इन्होंने सबसे बताया कि नजर ना लग जाए. क्लासिकल म्यूजिक और पॉप, व्हाट डू यू लाइक? क्लासिकल. क्या एक गाना यूर हुक टू के होता है ना ऑल टाइम फेवरेट, कि आपकी प्लेलिस्ट में, स्पॉटिफाई में या कहीं पर भी जो है ना? लता के गाने जो है ना. अच्छा. हाँ. तो कभी कहती हैं शौहर को आज जाने की जिद ना करो? वो मैं कभी कह भी देती. गा के कहती हैं कि मेरी तरह कहती हैं? गा के भी कह सकती हूँ. तो फिर दो. नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगी भाई. अब तो नहीं जान. नहीं, मैं गाना नहीं गा सकती. दो जुमले ये मेरे से ना. ये अजाब आपने अपने हस्बैंड की नहीं रखा हुआ है. ये सजा उनके लिए है. हाँ, ये बस मैं बाथरूम सिंगर टाइप हूँ. मजाक नहीं बना. और जब आपने उनको तंग करना हो, टॉर्चर करना हो, तो गा के आप उनको सुनाती है. और आपको पता है कि आप ऑन पर्पस टॉर्चर दे रही हैं. हाँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आपको पता चलेगा आने वाले टाइम. अच्छा. तो ये मतलब आप इंस्टाग्राम पे भी डालती हैं? हाँ, कभी कभी डाल देती. अच्छा जी, हम भी मुस्तफीद होंगे इससे. कोई बात नहीं, वहां से कोई पुराना क्लिप उठा के साथ जोड़ देंगे इसके ऊपर. सो मूविंग ऑन, आपको अगर मीडिया पर्सनैलिटीज की बात करें तो वकार ज़का और मरहूम आमिर लियाकत साहब में से कौन दोनों ज्यादा एंटरटेनिंग लगते? ये मैं इसको इस क्वेश्चन को मैंने एकदम से डाला है क्योंकि आप ना यूर अ मैंगो ईटर. हाँ. सो मरहूम आमिर साहब जो है उनका सबसे मशहूर तो ये था ना कि आम जो खिलाया था मैंने अपने शो में. तो मैं क्या शायद आप उनके साथ एसोसिएट कर लेंगी. नहीं, मैं इन दोनों को इस तरह से मैंने कभी देखा नहीं है. मैंने तो लग रहा था दूसरी ऑप्शन आपको फहद मुस्तफा टाइप कुछ बोलेंगे. फहद मुस्तफा, फवाद खान, शान, शाहिद भी डालते हैं. ये फहद मुस्तफा. क्या पसंद है फहद मुस्तफा? ओवरऑल पर्सनालिटी और वैसे भी मतलब जीतो पाकिस्तान में पसंद आते हैं. जीतो पाकिस्तान में भी, अदरवाइज भी. आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर. हाँ, और एक वो होता है ना स्टिल अंडररेटेड. हाँ, नहीं अंडररेटेड तो खैर वो बिल्कुल नहीं है. ही इज अ वेरी गुड एक्टर. उनको जो एक्नॉलेजमेंट उनकी एक्टिंग स्किल्स पे मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा उनको उनकी होस्टिंग स्किल्स के ऊपर. हाँ, लेकिन मुझे वो एज ए एक्टर भी बहुत, मैंने उनकी एक मूवी देखी थी सिनेमा में. मैंने बड़ी कम मूवीज देखी सिनेमा जाके. एक्टर इन लॉ. हाँ, वो उनकी थी, वो मुझे बहुत पसंद आई. मुझे भी बहुत अच्छी लगी और वो बहुत अच्छी एक्टिंग थी. और अभी उनका जो पिछले दिनों ड्रामा था, मुझे वो भी बहुत पसंद आया. इज अ वेरी गुड एक्टर. मतलब कि वो जो है ना वो पूरा इंडल्ज्ड होते हैं अपनी. जिस तरह फवाद खान के बारे में एस्टेब्लिश हो गया, इज अ वेरी गुड एक्टर. फहद मुस्तफा के बारे में उस तरीके से आई वाज सेइंग कि ही इज अंडररेटेड, कि उस तरीके से अभी तक उनको एक्नॉलेजमेंट फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स नहीं दी जाती. हालांकि ही इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज अ वेरी गुड डांसर. मतलब कि वो जो भी उन्होंने किरदार आज तक रोल अदा किया है
उसके अंदर लगता है कि ही वाज मेड फॉर इट। और प्लस ये कि उनकी एक स्ट्रगल है ना लाइफ की, मतलब वो काफी नीचे, मतलब काफी ऊपर आए हैं, एक लेवल पे पहुंचे हैं। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा हुआ, उसमें उन्होंने बताया था कैसे उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया। सो मूविंग ऑन, दुबई और टर्की अब अभी होके आई भी है। टर्की आजकल दुबई को पसंद ना करें भाई, वीजे नहीं मिल रहे कोई फायदा नहीं, आप बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि वो तो आपको बुला ही नहीं रहे। हाँ, क्योंकि टर्की मैं इसलिए ज्यादा वो करूंगी क्योंकि दुबई इज मोर लाइक एन आर्टिफिशियल बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल, लेकिन टर्की इज लाइक मोर कल्चरल और नेचुरल, और आपको वहाँ पे हर तरह का फ्लेवर मिलता है, और वहाँ के जो लोग हैं दे आर वेरी वेलकमिंग। तो एंड आई थिंक वो दुबई इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर पीपल who make money in rupees। टर्की भी बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं, पर एज कम्पेयर टू दुबई वो उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज एक बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर है टर्की की, शी वाज ऑन आवर शो, तो उन्होंने हमें बताया, और वो क्लिप भी बहुत ज्यादा लोगों ने उसको वायरल हुआ, मिलियंस के अंदर उसके व्यूज थे। सो शी वाज टेलिंग कि आप लोग जिन स्पॉट्स पे जाके चीजें खरीद रहे हैं वो चीजें गलत जगह से आप खरीद रहे हैं। So that's why वो रखा ही टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सपेंसिव है। वही चीज जब आप रेगुलर बाजार में आएंगे जहां पर लोग टर्किश लोग शॉपिंग करते हैं तो आपको हाफ प्राइस के अंदर वो चीज मिलेगी। हाँ, लेकिन उसमें वो भी फर्क है ना कि अगर एक बंदा खुद टर्किश नेशनल है, जैसे हम गए थे तो हमें ये कहा था कि इफ यू आर अ टर्किश तो आपको रेट और मिलेगा। अगर आप टर्की में आगे सेटल हुए हैं तो आपका और रेट होगा, अगर आप टूरिस्ट हैं तो फिर वो नया रेट। तो वो ये कहते हैं कि जब आप आए तो वहां पर कोई टर्किश गाइड हायर कर लें, हाँ, जो आपको इसके ऊपर गाइडलाइन दे, और अगर आप बाकी शॉपिंग के मूड से आए हुए हैं तो आपको ये बताया कि आपने यहाँ से शॉपिंग करनी है और आपको उसमें गाइड करे, वो बहुत थोड़े से पैसे लेगा और आपके बहुत सारे पैसे वो बचा देगा। सो ये हैक हमने अच्छा जो है वो डिस्कवर जो है ना वो लेटली किया था। आई थिंक यू अमेजिंग ऑन दिस सेगमेंट, और ये जो गिव अवे है लंदन सैटिस का वो आपके साथ जाएगा। सो जाते जाते जिंदगी आपने क्या डिस्कवर किया, व्हाट इज लाइफ फॉर यू? देखिए, लाइफ जो है एक तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का नाम है, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि आपको अगले 10-15 दिनों को नहीं देखना, आपने अपने आज को अच्छा करना है। सही है, जो कि अभी प्रेजेंट मोमेंट है। इस दिन में आपने क्या करना है। आप प्लानिंग जरूर करें फ्यूचर की, मैं ये नहीं कह रही कि प्लानिंग करनी छोड़ दें, प्लानिंग लाजमी करें, लेकिन जो आज का दिन है वो आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए। आज के दिन में आपने बैठ के ये नहीं सोचना कि हाय 10 साल पीछे क्या हुआ था और या आगे आने वाले 10 सालों में क्या होगा, मेरा क्या फ्यूचर। ख्वातीन का तो डीएनए ही ऐसा है मेरा ख्याल से सबका ही डीएनए ऐसा होता है। मर्द जो है ना वो उनके अंदर जो है ना डिटैच करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को माफ करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। सो ख्वातीन जो है ना वो हमेशा आपने देखा होगा कि लड़ाई होगी तो पास्ट जो है वो खातून उसको शील्ड के तौर पे बार बार लेकर आएगी, वो अनडू नहीं हो पाता। सो आई थिंक हमें एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड टू लर्न दिस स्किल कि हाउ टू अनडू थिंग्स, और आपने जब उसको डस्ट कर दिया, फिल्टर कर दिया, तो इट शुड बी फिल्टर्ड। पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, और आपके प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज इनकी तरफ से कि आज में जिएं, हाल में जिएं, माजी गुजर गया, फ्यूचर की प्लानिंग करें, जो हो गया वो अनडू नहीं हो सकता, तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं। प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो अल्लाह ताला ने आपको फैसिलिटीज दी हुई हैं, जो जिन चीज़ों से नवाजा हुआ, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, और आने वाला फ्यूचर जो है, जब आज आप ग्रेटफुल होंगे तो आने वाला कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा।